हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा सेट। ठीक है, आज की वीडियो आप लास्ट तक देखना, कोई भी चीजें बीच में स्किप मत करना। अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस में ये वाली वीडियो अगर आपने देख ली है या आप आगे देखेंगे तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने से इस चैप्टर में कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं तो पूरी वीडियो को अच्छे से समझो। और हाँ, मेरे को एक चीज और बोलनी थी आप लोगों को कि कुछ स्टूडेंट्स को ना जेनेटिक्स में बहुत इश्यूज आते हैं, कुछ को समझ नहीं आता, कुछ को थोड़ा समझ में आता है। देखो, टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स दी गई हैं वो उनका नाम के अंदर ही पूरा मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये वाली चीज पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रही, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद एक एक करके सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस taking seed coat color as a trait in Pisum sativum। क्वेश्चन में ये है कि Pisum sativum जो कि साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का, ठीक है, क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है और वहां पे ट्रेट क्या है? सीड की कोट का कलर। ओके, वर्क आउट द क्रॉस अप टू F2 जनरेशन। आपको पता है जब आप पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनाते हो उसके बाद फिर आगे वो और ऑफस्प्रिंग्स बनती हैं पेरेंट्स से, उनको बोला जाता है जनरेशंस। जैसे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनी एक पीढ़ी, फिर वो पेरेंट्स बनेंगे, उसके बाद उनकी जनरेशंस बनेंगी। ऐसे जैसे दादा पापा, फिर आप लोगों की नई जनरेशंस चालू हुई है, तो ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चलती हैं उनको जनरेशंस बोला जाता है। ओके, हमें यहाँ पे F2 जनरेशन तक ही बताना है। ये था फर्स्ट पॉइंट। चलो इसको पहले समझो क्या है। द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। अब ये वाली लाइन समझो अच्छे से। आपको पता है इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का पास होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये होता है इनहेरिटेंस का मतलब। अब ये समझो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर लिया जाता है। जैसे कि सपोज करो हाइट का कैरेक्टर है, हाइट है, उसके भी दो अलग ऑपोजिट क्या बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे, उसके भी दो ऑपोजिट पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? मतलब पेयर एक सिंगल है बट दो इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। वो क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में कैसे लिखोगे आप लोग इसको कि एक है टॉल और दूसरा है डॉर्फ। ठीक है, ऐसे करके अगर आप सीड का कलर देखते हो, सीड की कोट का कलर देखते हो, उसमें क्या है? एक येलो है और दूसरा ग्रीन है। तो ये कैसे होंगे? ये हो गया सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक सिंगल पेयर लिया जाता है। अब यहाँ पे हम कौन सा पेयर लेके चल रहे हैं? सीड की कोट का लेके चल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक सिंगल पेयर को कंसीडर किया जाता है। अब देखो क्रॉसिंग करवा के देखो कैसे होता है। ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स, मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट। ओके, कैपिटल वाई शोज द येलो, यहाँ पे है सीड कोट कलर, येलो एंड ग्रीन। स्मॉल वाई क्या है? रेसेसिव है, ये है रेसेसिव पेयर। और ये है डोमिनेंट। डोमिनेंट वही होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, रेसेसिव वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ओके, F1 जनरेशन में आपने क्या किया? आपने गैमीट्स बनाए, उसके बाद में क्रॉसिंग करवाई। आपको पता है कि उससे पहले गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है क्रॉसिंग होने से पहले। तो गैमीट्स बनाओ यहाँ से आप लोग, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्या गैमीट्स बनेंगे? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अच्छा, एक मैं अलग से भी ये चीज के बताऊंगी आपको कि गैमीट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अभी लेकिन इतना समझो क्या है, ये गैमीट्स बन गए हैं
और गैमीट्स हमेशा सिंगल सिंगल बनते हैं। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग करवा के देखेंगे हम लोग तो हमें F1 प्रोजेनी मिलेगी। हमें F1 प्रोजेनी मिलेगी जब हम मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन करवाएंगे। ओके, अब क्या किया, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी है कि उनको पता ही नहीं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसे क्रॉसिंग होती है, उसके बाद में क्या क्या पेयर्स हमें मिलते हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे समझो। आपने क्या किया, आपने इनको नंबर दे दिया 1 2 3 4। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप क्रॉसिंग करवाते हो तो आप डोमिनेंट वाले फैक्टर्स को, मतलब जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं उनको आप पहले लिखते हो, उसके बाद में आप स्मॉल लेटर्स को लिखते हो। जैसे कि अब यहाँ पे फर्स्ट की क्रॉसिंग करवाई, फर्स्ट का मल्टीप्लाई करवाया थर्ड के साथ में, थर्ड के साथ में करवाया तो क्या मिला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया थर्ड के साथ में तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कैपिटल लेटर को आप लोग पहले लिखोगे, स्मॉल लेटर को आप बाद में लिखोगे। ऐसे करके आपने क्या किया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई किया फोर्थ के साथ में, पहले थर्ड के साथ में किया फिर फोर्थ के साथ में। ऐसे ही आपने जो सेकंड वाला है आपके पास में उसका मल्टीप्लाई किया सेकंड गैमीट का थर्ड के साथ में एंड फोर्थ के साथ में। ओके, ऐसे करके आपको पेयर्स मिल जाएंगे। और वो कैसे मिलेंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो कैसे मिलेंगे आपको। आपको मिलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ पेयर्स मिलेंगे। ये क्या है, ये है ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन की। ओके, अब F2 जनरेशन जब हम करवाते हैं तो हम इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवा देते हैं। सेल्फिंग का मतलब होता है आपस में क्रॉस हो जाना। ठीक है, क्या किया, ये था कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई, एक है कैपिटल वाई दूसरा है स्मॉल वाई। तो इसको करो, क्रॉस करवा के देखो, फटाफट से आप लोग क्रॉस करवाओ। जो ये स्क्वायर वाला है इस फॉर्म में भी बताती हूँ कैसे करवाना है। देखो क्या किया आपने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपके पास में है। अभी क्या किया आपने फिर से चीजें गैमीट्स बनाई और गैमीट्स बनाने के बाद में आपने क्रॉसिंग करवा दी। इसके गैमीट्स बनाओ, कैपिटल वाई, इसका बनेगा स्मॉल वाई, इसका बनेगा कैपिटल वाई, इसका बनेगा स्मॉल वाई। ये गैमीट्स तैयार हो चुके हैं। वापस से वही वाला रूल लगा दो, 1 2 3 4। फर्स्ट की होगी मल्टीप्लीकेशन थर्ड के साथ में, उसके बाद फर्स्ट की मल्टीप्लीकेशन होगी फोर्थ के साथ में, ऐसे ही सेकंड की मल्टीप्लीकेशन होगी थर्ड के साथ में एंड फोर्थ के साथ में। ठीक है, इसी जो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट निकलेंगे उसको आप यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दोगे। देखो क्या किया आपने, क्या किया जब आपने ये पेयरिंग करवाई, जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे बताया था। चलो ऐसे ही समझो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट की मल्टीप्लाई करो थर्ड के साथ में कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करो फोर्थ के साथ में कैपिटल लेटर पहले लिखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेकंड की मल्टीप्लाई करो थर्ड के साथ में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकंड की मल्टीप्लाई करो फोर्थ के साथ में स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये है F2 जनरेशन का रिजल्ट। F2 जनरेशन का रिजल्ट हमें ये मिला है। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखो कि जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो F1 प्रोजेनी हमेशा हमें येलो मिलती है। मतलब येलो इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी डोमिनेंट फैक्टर होता है हमेशा हमें वही मिलता है प्रोजेनीज में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 प्रोजेनी में जो भी फैक्टर डोमिनेंट होगा हमें वही मिलेगा। ठीक है, जबकि F2 जनरेशन में हमें मिलता है क्या, 3:1। क्या मिलता है हमें मिलता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, हमें 3:1 मिलता है। यहाँ से समझो, 3:1। 3 है टोल, यहाँ पे टोल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे है येलो और ग्रीन का, तो ऐसे समझो 3 है यहाँ पे अपने पास में येलो और 1 है यहाँ पे अपने पास में ग्रीन। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। अब कोई आपसे ऐसे पूछेगा कि फिनोटिपिक रेशियो बताओ और जीनोटिपिक रेशियो बताओ F2 जनरेशन का, तो वो भी आप लोग अच्छे से समझो क्या है। देखो येलो का किया हमने, क्रॉसिंग करवाई गैमीट्स बना के, करवाई आपने, तो उसके बाद में आपको ये चीजें मिल गई हैं। देखो ये प्रोजेनीज मिल गई हैं आपको F1 जनरेशन में, F1 मिल गई सारी येलो हमें। ठीक है, ऑल आर येलो। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे F2 जनरेशन है और इनके बीच में F1 के बीच में सेल्फिंग करवा दी, तो क्या हुआ, हमें 3 तो येलो मिले और 1 हमें ग्रीन मिला।
एक हमें ग्रीन मिला, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। ये है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब होता है जो आप देख के बता सको। आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस येलो कलर के दिख रहे हैं और एक यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं फिनोटिपिक। और रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जो भी उसका रेशियो बता दे उसको बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी जेनेटिक मेकअप होता है उसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो ये क्या है, देखो ये कैपिटल वाई एक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये है 2, और यहाँ पे स्मॉल वाई ये है 1। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1। ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। समझ में आया ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला आपको अच्छे से। अब उसका सेकंड वाला जो था क्वेश्चन में, जो सेकंड पार्ट था, स्टेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम सच अ क्रॉस। आपको वो लॉ बताना है जो इस इनहेरिटेंस से आप लोगों ड्राइव कर सकते हो, जो मेंडल ने इससे ड्राइव किया, इस क्रॉस से ड्राइव किया, वो लॉ बताना है। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं क्या है पार्ट सेकंड में। इससे हमें क्या मिला, मेंडल को क्या मिला, बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस मिला। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने बताया था, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं वो डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं। इन अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव। मैंने बताया था एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले वही होता है डोमिनेंट फैक्टर। और यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंसी का मतलब होता है डोमिनेंट फैक्टर का एक्सप्रेस होना। ओके, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है हाउ इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है और वो हमें किस बेसिस पे मिला है। ठीक है, ये समझो। Phenotypic ratio of F2 in a monohybrid cross is 3:1. 3:1 था phenotypic ratio, whereas in a dihybrid cross the phenotypic ratio is 9:3:1. ये है phenotypic ratio dihybrid cross का, ये भी मैं आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए मोनोहाइब्रिड का याद रखो कि 3:1 मिलता है। और वो किस बेस पे मिलता है ये भी समझो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेस पे मिलता है। मैंने आपको बताया है फैक्टर्स और एलील जो होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से। फैक्टर्स और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग हो जाते हैं। देखो क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी। गैमीट्स बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये अलग हो गए हैं ना, यहाँ पे ये साथ में थे और यहाँ पे ये अलग हो गए हैं। तो यही चीजें बताई हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो ये पेयर है ये अलग हो जाता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अच्छे से समझो उसको। गिव अ जेनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस when a tall pea plant with the round seeds। देखो क्या है, tall और दूसरा क्या है round। tall plant with the round seeds, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको टी आर कैपिटल आर, ये है डोमिनेंट वाले। with a dwarf plant, मतलब dwarf plant है तो स्मॉल टी स्मॉल आर and wrinkled seed, then all the individuals of F1 population were tall with the round seeds. However, selfing F1 population led to 9:3:3:1 का जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है वो क्या है। क्वेश्चन को समझो, ये चीजें एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसमें एक चीज आपको बतानी है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है। एग्जांपल लेना है कि एक टॉल है विद द राउंड सीड और दूसरा है ग्रीन प्लांट, नहीं डॉर्फ प्लांट विद द रिंकल्ड सीड। समझ में आया, यहाँ पे एक हाइट का फैक्टर लिया है और दूसरा यहाँ पे लिया है सीड का फैक्टर कि सीड राउंड है या रिंकल्ड है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना आप लोग इस चीज में। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमें करवा के देखना है। F1 जो पॉपुलेशन है उसमें बताया गया है कि सारे टॉल और राउंड मिल रहे हैं और F2 जनरेशन में बताया गया है कि 9:3:3:1 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है इसको समझो। यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल पी प्लांट विद द राउंड
सीड शेप। यहाँ पे क्या है, डॉर्फ प्लांट विद द रिंकल्ड सीड शेप, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट्स हैं, ये है अपने पास में पेरेंट्स। कैपिटल टी वाले कैसे होते हैं, डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, और स्मॉल टी वाले जो स्मॉल लेटर्स में लिखे होते हैं वो होते हैं रेसेसिव वाले। ओके, आपने क्या किया, आपने गैमीट्स बना दिए। चलो गैमीट्स बना के देख लो। यहाँ पे ये आपने गैमीट्स बना दिए, यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन हुई, ये है गैमीट्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। और जब आपने मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन करवाया उसके बाद में आपको F1 प्रोजेनी मिली है, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में सारे कैसे हैं, सारे हैं टॉल और राउंड, सारे आपको टॉल और राउंड मिले हैं। ये देखो यहाँ पे, जब भी आपको ऐसा पेयर देखने को मिले या फिर आपको ऐसा पेयर देखने को मिले तो इसका मतलब होता है ये टॉल वाले फैक्टर्स हैं। ओके, जब आपको ऐसा देखने को मिले तो इसका मतलब होता है ये रेसेसिव वाले फैक्टर्स हैं, मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो क्या था, हमें F1 जनरेशन में आप वही वाला लगा के चलना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला, उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर देना, पेयरिंग बना लेना इनकी, और उसके बाद में आप लोग ये देखोगे कि आपको मिल रहा है सारे टोल और राउंड सीड की शेप, टोल प्लांट्स मिल रहे हैं। ओके, इसके बाद में आपने इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवा दी, आपको ये रिजल्ट मिला है। आपने क्या किया, इनके बीच में सेल्फिंग करवा दी, तो आपको आगे क्या रिजल्ट मिलेंगे F2 जनरेशन में वो बताना है। वो तो क्वेश्चन में दे दिया है कि 9:3:3:1 मिल रहा है, पर वो कैसे मिल रहा है, देखो क्या था, इन्हीं के बीच में सेल्फिंग करवा दी, इन्हीं के बीच में क्रॉस करवाया है अब यहाँ पे, तो देखो क्या मिला हमें। जब आपने इन्हीं के बीच में क्रॉस करवाया तो आप एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ से समझो क्या है, यहाँ पे आपने गैमीट्स बना दिए हैं। देखो ये क्या है, ये सारे हैं गैमीट्स, एक तरफ मेल गैमीट है, एक तरफ में मेल गैमीट है, और दूसरी तरफ में है फीमेल गैमीट। ओके, फीमेल गैमीट, ये कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, सारे गैमीट्स हैं ये। ओके, आप यहां से समझो इस चीज को, जब आपने क्रॉस करवा के देखी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे वही वाला चीज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। जब आपने इनके बीच में गैमीट्स बना दी, कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, ये गैमीट्स हैं। ओके, ये गैमीट्स हैं, और इनको जब हम लोग करवा के देखेंगे क्रॉसिंग तो हमें मिलेगी F2 जनरेशन। तो आपने मेल और फीमेल एक तरफ में रख दिए, उसके बाद में इनके पेयरिंग करवाओ। चलो वही चीज करो, आप लोग मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ में करनी है, इसकी इसके साथ में करनी है, इसकी इसके साथ में, और इसकी इसके साथ में। मतलब क्या किया, यहाँ पे नंबरिंग रख दी 1 2 3 नोट 2 3 4, यहाँ पे पूरा 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा। देखो क्या है, यहाँ पे रखा 1 2 3 4, समझ में आया क्या किया, इनको नाम दे दिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, समझ में आया, इसको यहाँ पे नाम दे दिया। और भी अच्छे से मैं समझाती हूँ आपको क्या करना है। ये देखो, आपने इसको ही नाम दे दिया 1 2 3 4, इसको हटा देती हूँ मैं। ये देखो, इसको भी आपने नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग दी। फर्स्ट की मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट के साथ में, सेकंड के साथ में, थर्ड के साथ में, फोर्थ के साथ में। ओके, फर्स्ट की मल्टीप्लाई इन सब के साथ में करनी है, ऐसे ही आपको सेकंड की मल्टीप्लाई करनी है इनके साथ में, थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है इनके साथ में, और फोर्थ की मल्टीप्लाई करनी है इन सब के साथ में। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, एक को पकड़ो और चारों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे कॉलम को पकड़ो चारों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे को पकड़ो चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये चीज भी पता है, कैपिटल लेटर्स को पहले लिखना है, स्मॉल लेटर्स को बाद में लिखना है। यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये आपको पूरा खुद समझ के अच्छे से करना है। मैं यहाँ पे कुछ करके दिखा देती हूँ आपको। कैपिटल लेटर हैं दोनों, तो कैपिटल टी, कैपिटल R, ठीक है।
सेकंड वाली रो की मैंने किया तो सेकंड का सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो सेकंड का हम लोग पहले फर्स्ट के साथ में करेंगे, तो ये यहाँ से समझो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, मतलब कैपिटल वाला पहले आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसे ही थर्ड वाले की फर्स्ट के साथ में करो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाला करो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके। ऐसे करके आप ये सारे बॉक्सेस को फिल करोगे और इसकी प्रैक्टिस करके देखो आप लोग अच्छे से। चलो ये वाली रो और करवा के दिखाती हूँ आप लोगों को समझा के। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या है कैपिटल टी स्मॉल आर, ओके। आपने जब ये सारे कर लिए तो आपको क्या देखने को मिले वो आप इस स्लाइड से समझो। देखो क्या था, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स थे, हमने इनके बीच में क्रॉसिंग करवा के देखी तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल आर। वो पूरा वाला जो पीछे था उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो और फिर उसके बाद में यहाँ पे समझो क्या किया, पूरे बॉक्सेस को हमने फिल कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन से टोल और राउंड कितने हैं, टोल और रिंकल्ड कितने हैं, डॉर्फ और राउंड कितने हैं और डॉर्फ और रिंकल्ड कितने हैं। ये चीज आप लोग अच्छे से समझो। अब क्या है, देखो जो भी ये ग्रीन कलर वाले आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये टोल और राउंड है, टोल और राउंड। यहाँ से आप लोग समझो कि ये कैसे आपको दिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, जितने भी है यहाँ पे ये सब है टोल और राउंड वाले। आप लोग देखो ये कहाँ पे है, देखो ये जो भी कर रखे हैं ये वाले हैं अपने पास में टोल एंड राउंड। और मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला फैक्टर है इसमें ये स्मॉल भी मिल सकता है हमें, कैपिटल टी कैपिटल आर, एक ये मिल सकता है, दूसरा हमें कैसा मिल सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा कुछ भी हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर ये वाले कॉम्बिनेशन हो इसका मतलब ये है कि टोल और राउंड है। दूसरा है टोल और रिंकल, जो ये ब्लू कलर में है, यहाँ पे देखो स्काई ब्लू कलर में, ये टोल और रिंकल्ड वाले हैं। टोल कैपिटल टी और स्मॉल आर मतलब ये रिंकल्ड है शेप इसकी, ठीक है। ये है, तो ऐसे करके आप ऑब्जर्व करो कि कितने हैं। यहाँ पे जो ये है ग्रीन वाले ये है टोल और रिंकल्ड वाले, यहाँ पे 9 है। टोल और राउंड वाले यहाँ पे 9 है, टोल और रिंकल्ड वाले यहाँ पे 3 है, 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 है। ये ड्वार्फ और राउंड वाले भी यहाँ पे 3 है, ये देखो इसके आगे कलर भी मैंने बना रखा है, ये भी 3 है और ये है 1, कौन सा ड्वार्फ और रिंकल्ड। तो मतलब इनका फिनोटिपिक रेशो क्या है 9:3:3:1, ये है इसका फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। 9 है टोल और राउंड, 3 है टोल एंड रिंकल्ड, उसके बाद 3 भी कैसे हैं डॉर्फ और राउंड और एक कैसा है डॉर्फ रिंकल्ड, ओके। ये अपने को रेशो मिल गया इसका, किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। और यही चीजें बताई थी कि आपको कैसे मिला है। अब इस क्वेश्चन की आप लोग एक्सप्लेनेशन समझो क्या है, देखो अच्छे से समझना इस चीज को आप लोग। इफ अ पी प्लांट with the 2 pairs of contrasting characters, अगर 2 पेयर contrasting characters के ले रहे हैं क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस है, like the tall round and the dwarf wrinkled, F1 progeny have all the tall plants with the round seed, राउंड शेप होगी और सारे कैसे होंगे, टोल होंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये चीज कौन बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि जो F1 जनरेशन है अगर उसमें सारे डोमिनेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं मतलब वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई हुआ है, ओके। दिस इंप्लाइज दैट द टोलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है टोलनेस और जो ड्वार्फनेस है वो क्या है, वो है अपना जो ये है ड्वार्फनेस जो है वो है रेसेसिव फैक्टर और जो डोमिनेंट है वो है टोल फैक्टर, ओके। ओवर रिंकल्ड, अब क्या थी, सीड की शेप थी, जो राउंड वाली थी वो डोमिनेंट थी, जो रिंकल्ड वाली थी वो रेसेसिव थी, समझ में आया। डोमिनेंट फैक्टर में क्या है, टोल वाले हैं, ओके, और राउंड वाले हैं, दूसरी तरफ डॉर्फ वाले हैं और रिंकल्ड वाले हैं रेसेसिव की तरफ में, ओके। तो ये सारा हमने क्रॉस करवा के देखी तो हमें F2 जनरेशन में अलग रेशो मिलता है 9:3:3:1। In F2 progeny, some tall plants with the round seed and dwarf plant with the wrinkled seed. क्या था? This shows that the
ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर फॉलोइंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक लॉ समझने को आता है, समझ में ये आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे काम किया है। क्या? जब भी ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, जब भी ट्रेट्स कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ट्रेट्स जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन समझो क्या है। वर्क आउट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस अप टू F2 जनरेशन बिटवीन द होमोजाइगस टॉल प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर विद द ड्वार्फ पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर। क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस बतानी है, F2 जनरेशन तक ही बतानी है। इसमें क्या किया है? होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया है, एक के पास में वॉयलेट कलर के फ्लावर हैं और दूसरे के पास में जो ड्वार्फ वाला है उसके पास में व्हाइट कलर के फ्लावर हैं। दूसरा इसमें ये चीज बतानी है कि नेम द लॉ दैट मेंडल डिड्यूस फ्रॉम सच अ डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, इससे जो मेंडल ने डिड्यूस किया था लॉ, वो बताना है। देखो क्या था? टोल पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर, इसको हम कैसे लिखेंगे? डोमिनेंट फैक्टर है, इसको लिखेंगे होमोजाइगस है तो कैपिटल टी और वॉयलेट फ्लावर बियर कर रहा है तो ये वी जो वॉयलेट को डिनोट कर रहा है। ड्वार्फ प्लांट है तो स्मॉल टी और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर से मतलब रेसेसिव फैक्टर है तो स्मॉल वी। ओके, अब देखो क्या किया। ये थे पेरेंट्स से क्या किया? ये अपने पास में पेरेंट्स के फैक्टर हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के। अब क्या किया? इनके बीच में गैमीट्स बना दिए, ये गैमीट्स हैं, देखो गैमीट्स बन गए। यहां से गैमीट्स बनाओ, यहाँ से बनाओ ये और ये आपने गैमेट्स बना लिए। किया क्या है? कैपिटल टी वी, यहाँ से आपने गैमेट्स बना दिए टी वी, ये गैमेट्स हैं टी वी। ओके, ये गैमेट्स बन गए। अब इनके बीच में क्रॉसिंग करवा के देखो, क्रॉसिंग करवाओगे तो आपको F1 प्रोजेनी में क्या मिलेगा? क्रॉसिंग करवाई आपने तो आपको F1 प्रोजेनी में क्या देखने को मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, ये आपको देखने को मिलेगा। ये सारे कैसे हैं? ये है टोल पी प्लांट, ये सारे टोल हैं और ये बियर कर रहे हैं वॉयलेट फ्लावर को। देखो कैपिटल वी स्मॉल वी, ये क्या है? ये है वॉयलेट कलर का और यहाँ पे कैसा है? डोमिनेंट फैक्टर है वॉयलेट वाला। तो यहाँ पे कैसे हैं? सारे टोल हैं और इन पे वॉयलेट कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। ओके, अब ये देखो F2 प्रोजेनी अगर बनानी है तो F2 प्रोजेनी में क्या होगा? इनके बीच में सेल्फिंग करवाई, जो हमें कैपिटल वी स्मॉल वी मिला था उनके बीच में हमें सेल्फिंग करवा दी तो हमें ये देखने को मिला है मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। इनके बीच में क्रॉसिंग करवा दी फीमेल। वही वाली चीजें याद रखो कि इस वाले जो ये वाली रो है, इसमें जो ये वाला कॉलम है, इनकी मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ आप और फिर जो भी आपको मिलेगा वो बॉक्सेस में फिल कर दो। क्या किया? कैपिटल वी पहला फिल हुआ, सेकंड वाला कैपिटल टी और यहाँ पे दूसरा क्या है? स्मॉल टी कैपिटल वी। ओके, अब तीसरा फिल करो कॉलम कैपिटल टी और यहाँ से उठाओ कैपिटल वी और ये है स्मॉल वी। ऐसे ही करके ये पूरा आपको फिल करना है। उसके बाद में फिर से वही मिलेगा हमें 9:3:3:1, जो मैंने वहां पे डॉर्फ वाले केस में बताया था, डॉर्फ और टोल राउंड, ये वाला जो पहला एग्जांपल करवाया था इससे पहले वाला, वही पूरा सेम वही है। इसमें भी 9:3:3:1 मिला है हमें देखने को। जो टोल वॉयलेट है वो 9 है, जो टोल वाइट है वो 3 है, टोल डॉर्फ है वो भी 3 है और डॉर्फ वाइट है वो 1 है। तो 9:3:3:1 हमें इससे देखने को मिला है। ओके, अब जो इसमें लॉ था जो डिड्यूस किया था मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस से, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ये इंडिपेंडेंटली जो फैक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली आगे गैमीट्स बना रहे हैं और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं। ओके, यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। ओके, चले अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज how do pleiotropy, incomplete dominance, codominance and polygenic inheritance deviate from the Mendel's made by observation made by the Mendel? कैसे, मतलब जो ये जितने भी टर्म्स दी गई हुई हैं यहाँ पे, pleiotropy, incomplete dominance, codominance and polygenic inheritance, ये मेंडल ने जो निकाले थे, मेंडल ने जो लॉ दिए थे, उनसे कैसे डेविएट कर रही हैं वो हमें बताना है।
और हमें बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, देखो क्या है प्लियोट्रोपी, क्या होता है। मेंडल ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी, मेंडल की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी कि वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल फिनोटाइप, कि एक जीन जो है वो एक फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सपोज करो एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली जीन रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर के लिए, तो ये जो फिनोटाइप देगा येलो कलर का, तो वो एक सिंगल ही इसका फिनोटाइप ये दे सकता है, एक जीन वाला, ठीक है। जबकि इसमें डेविएशन देखने को क्या मिली थी, प्लियोट्रोपी में सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस, इसमें मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, ये था इसका प्लियोट्रोपी में, ठीक है। जबकि मेंडल ऑब्जर्वेशन कुछ और कहता है और यहाँ पे डेविएशन में कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये बताना है कि मेंडल ने क्या ऑब्जर्वेशंस दी थी और जो डेविएशंस मिली थी हमें ये सारी टर्म्स में वो क्या है। प्लियोट्रोपी में ये चीज याद रखना आप लोग कि सिंगल जीन एग्जिबिट करती है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस। एग्जांपल क्या है इसके डिजीज का, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है उसको भी आप लोग समझो। एक सिंगल जीन होती है जो कि कोड करती है एक एंजाइम के लिए। जब भी फिनाइल कीटोनूरिया का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ये एंजाइम का नाम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम का नाम है। ये क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में ब्रेक डाउन करवा देगा। फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में ब्रेक डाउन करवाने का काम, या फिर टायरोसिन में आप बोल दो कन्वर्ट कराने का काम कराता है। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बना। अब टायरोसिन आपको पता है कि क्या होता है, प्रिकर्सर होता है किसका, मेलानिन का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेलानिन। और दूसरा डोपामिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तीसरा थायराइड हार्मोन। तो इन सब का क्या है, टायरोसिन प्रीकर्सर होता है। अब अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये क्या होगा, बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, और इसकी वजह से क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगी उस इंडिविजुअल के अंदर। समझ में आया। फिनाइल कीटोनूरिया एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था, यहाँ पे प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल था। और इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एक एंजाइम जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर नहीं कर पाया कन्वर्ट तो फिनाइल एलेनिन बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी। ओके, अब दूसरी टर्म क्या थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट मतलब यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ओके, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब आप F1 जनरेशन देखते थे, अगर आपने एग्जांपल लिया टॉल और डॉर्फ का तो F1 जनरेशन में सारे टॉल मिलेंगे। अगर आपने एग्जांपल लिया येलो का और ग्रीन का तो सारे येलो देखने को मिलते थे। देखा था ना हमने ये, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता था, वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देखने को मिलता था। जबकि जो डेविएशन है मेंडल्स लॉ के, मतलब मेंडल्स लॉ के अलावा जो हटके चीजें थी उसको डेविएशंस बोला गया है। और वो यहाँ पे क्या देखने को मिली है, देखो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में with the contrasting characters, phenotype in F1 generation did not resemble either of the two parents, was in between the two। मतलब ये है कि दो पेरेंट थे, डोमिनेंट और रेसेसिव वाला। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना तो डोमिनेंट वाला शो हो रहा है ना ही रेसेसिव वाला, मतलब इंटरमीडिएट कुछ मिल रहा है फिनोटाइप हमें देखने को। एग्जाम्पल से आप लोग समझो क्या है इसका, डॉग फ्लावर जिसको हम लोग स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं और उसको एंटीराइनम स्पीशीज भी बोला जाता है। और दूसरा है 4 o'clock प्लांट मिराबिलस जलापा। ये देखो स्नैपड्रैगन प्लांट और ये है मिराबिलस जलापा का प्लांट। इसमें देखो क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर। इसमें दो टाइप के फ्लावर्स थे, पहले रेड फ्लावर थे और ये व्हाइट फ्लावर थे। ये क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, ठीक है। इनसे क्या बनेगी, इनसे हमें मिलेगी प्रोजेनी। जब इनके बीच में क्रॉस करवा के देखी, गैमीट बनाए कैपिटल आर से होमोजाइगस है तो एक ही गैमीट बनेगा। यहाँ से स्मॉल आर मिला, हमें गैमीट बन गए। ये देखो सारे हमें कैसे मिले हैं, सारे यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं कुछ
ओ डिफरेंट कलर के। ओ डिफरेंट कलर क्या है यहाँ पे, सारे हमें पिंक देखने को मिले हैं, यही चीज यहाँ पे खास है, तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ना तो हमें रेड देखने को मिला, ना ही हमें व्हाइट देखने को मिला, हमें तो पिंक देखने को मिल रहे हैं, तो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, F1 जनरेशन में सारे पिंक हैं, ये देखो। अब F2 जनरेशन करवा के दिखाओ आप लोग। F2 जनरेशन में आपने क्या किया, आपने उनके बीच में सेल्फिंग करवा दी, जो आपको देखने को मिले थे। आपको ऐसा देखने को मिला था कैपिटल R स्मॉल r, ये सारे थे पिंक। अब इनके बीच में आपने क्रॉसिंग करवा के देख ली, कैपिटल R स्मॉल r मेल गैमेट फीमेल गैमेट। आपको पता है यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल r, ये क्या मिले हमें, कॉम्बिनेशंस मिले। अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे रेड कलर है, दो यहाँ पे पिंक कलर है और एक यहाँ पे व्हाइट कलर है। दिख रहा है ना आपको, पिंक कलर के दो बॉक्सेस हैं, एक जो है वो रेड कलर का है और जो ये यहाँ पे बचा हुआ है ये एक व्हाइट कलर का है। मतलब F2 जनरेशन में भी कुछ और ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि पहले पिंक थे सारे, अब यहाँ पे पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो बताओ इसका क्या होगा। फिनोटिपिक का मतलब होता है जो आपको देखने से पता चल जाए। देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि भाई एक तो यहाँ पे रेड कलर है, दो यहाँ पे पिंक कलर है और बचा हुआ यहाँ पे एक कलर व्हाइट है, ये आपको देखने से पता लग रहा है। जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, जीनोटिपिक रेशियो मैंने बताया था, कैपिटल लेटर एक, कैपिटल R स्मॉल r दो, स्मॉल r एक, तो जीनोटिपिक रेशियो भी सेम होगा, 1:2:1। ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अब देखो इसमें थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज कोडोमिनेंस। आप लोग ये मत समझना कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस इसने करा रखे हैं। मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को जो भी हैं सबका मैंने यहाँ पे बना रखा है कंपाइल करके। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करो, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, समझो क्या है क्या नहीं है, कैसे एक चीज को, मतलब जो एक वर्ड है सिंगल उसको पूरा अच्छे से समझो, जो क्रॉस है उसको समझो कि कैसे करवानी होती है। ओके, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, को का मतलब क्या होता है कि आधा आधा, मतलब क्या है कि दो चीजें हैं, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो दोनों क्या कर देंगे, कोडोमिनेंसी को शो करेंगे। क्या है, मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने तो यही बताया था, शुरू से यही लाइन चल रही है कि पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओके, जबकि यहाँ पे डेविएशन क्या देखने को मिली है कोडोमिनेंस में, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स phenotype in the F1 generation gene of both the parents। मतलब क्या है, दोनों पेरेंट्स का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल है इसका ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो A और B, ये है A ये है B, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे AB, तो यहाँ पे ये है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। ठीक है, AB है, यहाँ से समझो AB, ये A भी एक्सप्रेस करेगा और B भी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ये है कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल। ABO ब्लड ग्रुप्स, उसमें क्या होता है, देखो क्या है, ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के होते हैं, A, B, AB और O। क्या होता है, इसमें एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4 टाइप के, उसमें एंटीजन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ओके, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो आप लोग, ये I क्या है, I मीन्स इम्यूनोजन, इम्यूनोजन। ठीक है, मतलब किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या ब्लड ग्रुप बनने वाला है। अब देखो, जब ब्लड ग्रुप A होता है तो उसके ऊपर एंटीजन A टाइप का होता है, ब्लड ग्रुप A के ऊपर एंटीजन A टाइप का होगा। यहाँ से आप लोग इस चीज को यहाँ पे समझो। देखो क्या था, सपोज करो यहाँ पे A टाइप का है, उसके ऊपर में एंटीजेंस हैं, एक मिनट रुको, देखो ये है A टाइप के एंटीजेंस और ये डिटरमाइन करेंगे कि आगे ब्लड ग्रुप A बनेगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं बनाती हूँ B टाइप का, B ग्रुप जो है ब्लड का, B ब्लड ग्रुप वो कैसे है, यहाँ पे मैं इसकी शेप चेंज कर देती हूँ क्योंकि एंटीजन कैसा है, B टाइप वाला है। ठीक है, ऐसे करके ये एंटीजेंस डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप बनने वाला है। ओके, एंटीजन, ये B पे एंटीजन B प्रेजेंट होगा, AB पे एंटीजन A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने आप को
एक्सप्रेस करेंगे, और O वाला होता है उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। जो O टाइप के होते हैं उनको जीरो भी बोला जाता है। वो क्या होते हैं, उनके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए वो रेसेसिव वाले होते हैं। ओके, देखो IA वाले हैं, उससे पेरेंट एलील फ्रॉम पेरेंट 2 क्या है, यहाँ पे A का भी जो पेरेंट 1 है उसका IA है, जो पेरेंट 2 है उसका भी IA है। ठीक है, जीनोटाइप क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, IA और IA, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। ऐसे ही करके अगर एक का A है और दूसरे का B है तो क्या होगा, जीनोटाइप क्या मिल सकता है, IA IB, और यहाँ पे AB भी मिल सकता है। ऐसे ही करके अगर एक के साथ में A है और दूसरा कुछ भी नहीं है, I सिर्फ देखो खाली लिखा हुआ है, ये रेसेसिव वाला है, तो यहाँ पे A वाला होगा। ऐसे करके AB, अगर B है, एक B लिखा हुआ है और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, खाली है, तो ये B टाइप वाला होगा। अच्छा, दोनों में कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे भी कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो ये O टाइप वाला या फिर जीरो टाइप वाला। ओके, तो ये समझ में आया आपको ब्लड ग्रुप वाला क्या है। और मल्टीपल एलील्स मतलब क्या होती है, मल्टीपल एलील्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एलील्स का प्रेजेंट होना, उसको मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। ओके, समझ में आया वो जो मैंने ब्लड ग्रुप वाला बताया था आप लोगों को। अब समझो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस थर्ड टर्म है ये। मेंडल्स ने ऑब्जर्व किया था कि ऑल द ट्रेट्स हैव अ डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सिंस वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल फिनोटाइप। मेंडल ने ये बताया था कि एक ट्रेट है, कोई भी ट्रेट है, उसके पास में उसकी दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगी, एक टोल होगा तो दूसरा डॉर्फ होगा, एक का कलर येलो होगा तो दूसरे का ग्रीन होगा, ऐसे करके ऑल्टरनेट फॉर्म्स देखने को मिलेंगी एक ट्रेट की। ओके, और ये क्या है, सिंगल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या सिचुएशन होती है, पॉलीजेनिक मतलब पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। अब देखो क्या है, द अकरेंस ऑफ ट्रेट्स are spread across a gradient such as traits are controlled by 3 or more genes। यहां से समझो आप लोग, जैसे कि ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल, A, B और C। यहाँ पे क्या है, जो ट्रेट है, जो ट्रेट्स हैं वो कंट्रोल होते हैं 3 और मोर देन जीन्स। ये क्या है, ये जीन्स हैं। ठीक है, एक ट्रेट को दो या दो से ज्यादा जीन्स जो है वो कंट्रोल करेंगी, तो वो क्या करेगा, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को शो करेगा। जैसे कि ह्यूमन हाइट और ह्यूमन कलर, आप लोग देखते हो किसी का कलर डार्क होता है कॉम्प्लेक्शन, किसी का बिल्कुल व्हाइटिश होता है, किसी का बिल्कुल मतलब मिडल होता है, देखने को मिलता है ना कि कोई ऐसे गेहुआ रंग बोल देते हैं हम लोग, तो ये सारे कॉम्प्लेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन स्किन कलर के अंदर क्या होता है, दो टाइप के कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ये है डोमिनेंट वाले, और कैपिटल A नॉट कैपिटल, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c वाले हैं, ये है रेसेसिव वाले। अब अगर कॉम्बिनेशन ये देखने को मिलता है, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C, तो डार्केस्ट स्किन टोन होगी। अगर जो कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट वाले देखने को मिलते हैं तो जो टोन होगी वो डार्केस्ट होगी। अगर रेसेसिव वाले देखने को मिलते हैं तो लाइटेस्ट स्किन टोन मिलेगी। और अगर इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में कोई देखे जाते हैं तो वो इंटरमीडिएट वाला कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ब्लड ग्रुपिंग का आपको जेनेटिक बेसिस बताना है कि वो कैसे क्या होता है। मैंने आपको बताया 4 टाइप के होते हैं, इतना तो मैंने प्रीवियसली अभी बताया हुआ है पीछे वाले क्वेश्चन में। ABO, they are determined by the presence or absence of 2 types of RBC surface antigens, जिनको शुगर पॉलीमर A और B भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, RBC के सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, RBC के सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, एंटीजेंस है, ये है RBC। ओके, और ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है। अब देखो इसमें क्या है, ये चीज भी मैंने पीछे बताई थी कि जो ब्लड ग्रुप A वाले हैं उनके पास में एंटीजन A होता है, B वाले हैं उनके पास में B होता है, जिनके पास में A और B दोनों होते हैं उनके पास में दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। और जिस इंडिविजुअल के पास में
कोई O वाले होते हैं ब्लड ग्रुप, उनके पास में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। O टाइप डोंट हैव एनी एंटीजन। ओके, तो ये था इसका ब्लड ग्रुपिंग वाला। अब एक चीज और समझो यहाँ से क्या है, द टाइप्स ऑफ एंटीजन्स एंड देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इज कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। आई मीन्स इम्यूनोजन। इम्यूनोजन क्या था, आई कैपिटल ए, ये क्या है, प्रोड्यूस करेगा टाइप ए टाइप का एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। आई बी, ये प्रोड्यूस करेगा बी टाइप का एंटीजन। और ये स्मॉल आई है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, ये एक रेसेसिव फॉर्म होती है। ओके, ए और बी अगर हो रहे हैं, मतलब आपस में ए और बी दोनों मिल रहे हैं, तो क्या होगा, देखो ये डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप को शो करेगा आई के साथ में। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ए टाइप का एंटीजन और बी टाइप का एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो ए बी टाइप में होता है। ओके, अब क्या है, जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं वो डोमिनेंट होते हैं ओवर द स्मॉल आई। जो कैपिटल लेटर्स वाले हैं जैसे कि ए और बी, ये डोमिनेंट होंगे किसके ऊपर, ये जो स्मॉल आई लिखा हुआ है उसके ऊपर। और ये कैसा रिलेशन शो करेंगे, डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप को शो करते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम में। ओके, अब देखो क्या था, आई ए आई बी बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब देखो कुछ ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं और कुछ उनके पॉसिबल फिनोटाइप्स दे रखे हैं। ए जो टाइप का है वो आई ए, ठीक है, और आई ए और यहाँ पे स्मॉल आई, ये रेसेसिव वाला है, रेसेसिव। इसके पॉसिबल जीनोटाइप्स बना रखे हैं कि ये पॉसिबल जीनोटाइप्स बन सकते हैं। ऐसे ही जो बी वाले हैं उनका बी एंड आई। ओके, ए बी वाले हैं ये आई ए आई बी, और ओ वाले हैं इनके साथ में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ये आई आई। ओके, समझ में आया आप लोगों को ये कंसेप्ट, जो ब्लड ग्रुपिंग वाला सिस्टम था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। देखो 6 क्वेश्चन समझो अब क्या है। ऑल्दो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 90s। 1900 तक भी वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई भाई, उन्होंने अपना जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया और पब्लिश कर दिया अपने काम को 1865 में, लेकिन उसके बाद में भी टिल ये 1990s तक भी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये चल क्या रहा है। जो भी साइंटिस्ट थे उनकी भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी कि भाई ये चीजें उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो ये क्या थे, 3 रीजंस बताने कि उनके काम को क्यों पब्लिसिटी नहीं मिली। ओके, वर्क ऑफ मेंडल कुड नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड वाइडली हो ही नहीं पाया क्योंकि जो कम्युनिकेशन था उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा पुअर था। क्या था, ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन। ओके, आज के टाइम पे तो इतने गैजेट्स चल रहे हैं, आपको पता है सारा, आप लोग फोन, टेलीग्राम, पता नहीं बहुत सारी चीजें चल गई हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन आप लोगों का इजी हो गया आपके टीचर्स के साथ में, आपके मेंटर्स के साथ में, लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा पुअर था, इस वजह से उनको काम को वाइडली पब्लिसाइज नहीं कर पाए। ओके, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स, अब 3 जो रीजन थे वो ये चल रहे हैं। हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स as stable and discrete unit that control the expression of traits and of the pair of alleles which do not blend with each other was not accepted। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जीन्स का जो कंसेप्ट था कि जो स्टेबल होती हैं, जीन्स स्टेबल होती हैं और डिस्क्रीट यूनिट होती हैं हेरिडिटी की, ठीक है, और वो क्या करती है, कंट्रोल करती हैं एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेट्स का एक्सप्रेशन कंट्रोल करती हैं। अब ये चीजें समझ में नहीं आई जो और अदर बायोलॉजिस्ट थे कि ये आपस में सेग्रीगेट कर रही हैं, तो आपस में जो ये है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं उस टाइम तक ये समझ में नहीं आया था, जबकि जो मेंडल ने लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें उन्होंने यही चीज बताई थी कि जो इसमें पेयर्स होते हैं, पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, और ये चीज यहाँ पे इनको समझ में नहीं आई उस टाइम पे। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया आपको, फर्स्ट अप्रोच इसकी समझ में आई क्या थी।
सेकंड में क्या था, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू। देखो उस टाइम पे इतने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इतना मैथमेटिक्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब नया था लोगों के लिए, जो और बायोलॉजिस्ट थे उनके लिए बहुत न्यू चीज़ें थी ये, ठीक है, इसीलिए वो अनएक्सेप्टेबल थी टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट of his time because they were beyond the comprehension of the biologist of this time। जो मैंडल थे वो उस टाइम के बायोलॉजी से कहीं बहुत ऊपर थे, लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे, बायोलॉजिस्ट थे, उनको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ओके, तीसरा जो रीजन था वो क्या था, दो मैंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट द फैक्टर्स या फिर जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट, he could not provide any physical proof of the existence of factors and what they were made of। उन्होंने ये चीजें बताई थी कि जो फैक्टर्स या फिर जीन्स आप बोल दो वो डिस्क्रीट यूनिट होती हैं, पर इन्होंने इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया था। देखो क्या है, जीन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एज अ डिस्क्रीट यूनिट होती है, ठीक है, एज अ डिस्क्रीट यूनिट होती है। इस चीज का उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, क्यों ये ऐसे क्यों होती है, इनका कैसा एग्जिस्टेंस होता है, ये सब उन्होंने नहीं बताया, इसलिए इतना उनके काम को पब्लिसिटी नहीं मिल पाई उस टाइम पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब क्या है, डिस्क्राइब द डायहाइब्रिड क्रॉस कैरिड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बाय मॉर्गन एंड हिज ग्रुप। क्या था, आप लोग रीड करो क्वेश्चन को एक बार, क्या है, मेलानोगास्टर के ऊपर जो डायहाइब्रिड क्रॉस चली थी, मॉर्गन और मॉर्गन के जो और भी उनके ग्रुप मेट्स थे उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कैरी किया था, ठीक है। इन्होंने लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन एंड जीन मैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन, ये जो टर्म्स हैं इनको बताना है कि जो मैंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे क्रॉस, उसके बाद में और आगे क्या इन्होंने दिखाया था। देखो क्या था, ही क्रॉस्ड येलो बॉडीड white-eyed female with the brown bodies melanogaster, Drosophila melanogaster का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या क्या डायहाइब्रिड क्रॉस करवा के देखी, येलो बॉडीज व्हाइट आइड, देखो इसकी व्हाइट आइज है, यहाँ पे आप आइज देख पा रहे हो, और येलो बॉडी है, तो ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। रेड आइज और ब्राउन बॉडी, ये ब्राउन बॉडी है, ये है मेल, ठीक है। और ये है वाइल्ड टाइप। देखो वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है, वाइल्ड टाइप जो नॉर्मली देखने को मिल जाए सराउंडिंग में, नॉर्मल जो फॉर्म होती है उसको वाइल्ड टाइप बोला जाता है। ओके, उन्होंने क्या देखा, he found that the two genes did not segregate independently of each other। देखो जब भी ये नाम आता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, आप लोगों को एक ही चीज याद रखनी है कि F2 जनरेशन में 9:3:3:1 मिलता था, पर यहाँ पे ये रेशो नहीं मिलता। आपको यही चीज याद रखनी है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नाम पे कि 9:3:3:1 यहाँ पे नहीं मिलता F2 जनरेशन में, जो कि एक्सपेक्टेड था किस पे, जो दो जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती हैं, इंडिपेंडेंटली असोर्ट होती हैं, इसके ऊपर ये डायहाइब्रिड का रेशो नहीं था, डायहाइब्रिड, ठीक है, ये रेशो मिला था, यहाँ पे रेशो नहीं मिलता। मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स। जब उनको ये 9:3:3:1 नहीं मिला, कुछ इससे अलग ही डेविएशंस देखने को मिली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज बोली कि ये क्या है, लिंकेज से कुछ रिलेटेड है, मतलब जो जीन्स हैं उनके बीच में आपस में लिंकेज ज्यादा है या आपस में उनके बीच में लिंकेज कम है, वो सारी चीजें उन्होंने बताना शुरू किया, ठीक है, वो चीजें उन्होंने बताई। अब देखो क्रॉस करवाया, डायहाइब्रिड क्रॉस है ये, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, यहाँ पे दो टाइप का क्रॉस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जो ये वाला फिगर है इसमें बहुत ज्यादा डाउट है, अच्छे से समझो एक एक चीज को कि क्या है। यहाँ पे दो टाइप की क्रॉस करवाई, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। ओके, अब जो ये लेटर्स हैं यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, ये कैसे हैं, ये है वाइल्ड टाइप के, जिनके ऊपर ये प्लस का साइन लगा हुआ है, ये है वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप, ठीक है, वाइल्ड टाइप के हैं। और ये कैसे हैं, ये नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है इसको, नॉर्मल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कितनी चीजें ली गई हैं, यहाँ पे क्रॉस करवाना है तो क्रॉस के अंदर यहाँ पे लिया गया है बॉडी का कलर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बॉडी का कलर, बॉडी कलर, दूसरा है आई कलर,
और तीसरा है विंग, विंग का साइज। ठीक है, बॉडी का कलर लिया गया है कि येलो है या ब्राउन है, आईज का कलर लिया गया है कि व्हाइट है या रेड है, और विंग का साइज लिया गया है कि नॉर्मल साइज है या फिर मिनिएचर है, नॉर्मल साइज है या फिर मिनिएचर है, छोटे साइज के विंग्स हैं। ओके, अब यहाँ पे समझो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये देखो, ये है विंग्स इसकी, विंग्स का साइज। मिनिएचर का मतलब क्या होता है, स्मॉल विंग्स होना, और इसमें अगर विंग साइज में नॉर्मल वाली है और दूसरे वाली है मिनिएचर। ओके, ये चीजें यहाँ पे ली गई हैं, 3 चीजें यहाँ पे ली गई है इस क्रॉस के अंदर। अभी तक कितना समझ में आया आप लोगों को? अब देखो ये भी बात आप लोगों को पता चल गई, समझ में आ गई कि वाइल्ड टाइप वाले क्या है, जो जिनके ऊपर प्लस का साइन लगाया हुआ है वो वाइल्ड टाइप वाले हैं और डोमिनेंट हैं। ओके, वाइल्ड टाइप प्लस में डोमिनेंट फैक्टर्स। ओके, पेरेंटल देखो, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में क्या है, येलो बॉडी, ये देखो येलो, और ये है वाइट। ओके, और यहाँ पे है वाइल्ड टाइप वाले, और यहाँ क्या लिया है, वाइट एंड मिनिएचर, जो साइज है मिनिएचर, और यहाँ पे ये वाइल्ड टाइप वाले लिए। एक चीज आप लोग नोट करो कि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीन्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है क्रॉस ए में, जबकि यहाँ पे जीन्स दूर दूर प्रेजेंट है। यहाँ पे जीन्स पास पास प्रेजेंट है और क्रॉस बी में जो जीन्स है वो दूर दूर प्रेजेंट है। ओके, और जो ये ब्लू वाला देख रहे हो आप, ऐसे करके जो ब्लू वाला है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी जीन्स प्रेजेंट नहीं है, नो जीन्स एट ऑल, यहाँ पे कोई भी जीन्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जीन्स है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया हुआ। ओके, अब देखो क्या है, F1 जनरेशन हमें क्या देखने को मिली है, कैपिटल Y कैपिटल W, और यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है, मतलब ये वाइल्ड टाइप के हैं और डोमिनेंट वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये येलो और वाइट, ये यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिले हैं। अब एक चीज आप लोग अच्छे से और समझो क्या है, जब F2 जनरेशन करवा के देखी, किसके बीच में, येलो बॉडीड वाइट आईज, और दूसरा मेल वाला क्या है, ब्राउन बॉडीज और रेड आईज के बीच में करवा के देखा, तो हमें क्या देखने को मिला, पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन कितने देखने को मिल रहे हैं, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जो ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर एक ही चीज समझनी है, क्या कि कितने पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं और कितने नॉन पेरेंटल टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। अब देखो ये चीज आपको पता है, जो पास पास में जीन्स है वो लिंकेज को शो कर रही है। देखो क्या था, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, नए कॉम्बिनेशंस बनना, न्यू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशंस, न्यू कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, मतलब ये कैसे हैं, ये है नॉन पेरेंटल टाइप, ये है नॉन पेरेंटल टाइप। ओके, नॉन पेरेंटल टाइप के हैं ये। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देखो 98.7% पेरेंटल टाइप में, क्योंकि जीन्स जो है बहुत पास पास प्रेजेंट हैं। इसमें रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% देखने को मिल रहा है क्रॉस ए में, जबकि क्रॉस बी में पेरेंटल टाइप 62.8% है और दूसरा रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% है। ओके, तो जो रिकॉम्बिनेशन वाले हैं वो बहुत कम हैं, जो नॉन रिकॉम्बिनेशन वाले हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे हो कि सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, जो कुछ जीन्स होती हैं वो टाइटली लिंक्ड होती हैं, वो बहुत कम कॉम्बिनेशन को, बहुत कम न्यू जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनको शो करती है। देखो जितना पास पास जीन प्रेजेंट होगी उतना ही रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, लो होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, और जितना लूजली अटैच्ड होंगी, जैसे एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस हुआ तो ये क्या दिखाएगा, ये रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा जो कि ज्यादा होगा। लूजली लिंक्ड वाली शोज हायर रिकॉम्बिनेशन। द ग्रुप यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स, जो जीन के पेयर्स हैं उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को देखा गया ऑन द क्रोमोसोम एज अ मेजर। क्या किया, ये क्रोमोसोम है, आपको पता है, एक मिनट यहाँ से समझो, देखो ये एक क्रोमोसोम है और आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये देखा गया कि इनके बीच में क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, ये पूरा क्या है, क्रोमोसोम, और ये है जीन्स।
देखा गया कि कितनी फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, कितने नए कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। और उसी चीज को क्या बोल देते हैं, जीन मैपिंग बोल देते हैं, ओके, उसी चीज को जीन मैपिंग बोल देते हैं, ठीक है। आप देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। डिस्टेंस देखा जीन्स के बीच में कितना है और उसके बाद में उनकी पोजीशन को मैप कर दिया गया किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल बताया हुआ है, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझो क्या है, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया आर बोथ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू ब्लड, राइट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। जो डिजीज है उसके सिम्टम्स हमें लिखने हैं कि क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ओके। देखो इन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ टू डिजीज, देखो जो हीमोफीलिया होता है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। हीमोफीलिया वाले केस में आपको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, अगर कट लग गया तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो वहां पे अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ओके। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, इज जनरली पास्ड फ्रॉम कैरियर मदर टू सम ऑफ हर सन्स। देखो क्या है, मदर है, यहाँ पे मदर है, वो यहाँ पे कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरियर का मतलब होता है लेके जाना, मतलब जो मदर है वो अपने बेटे में आगे पास कर देगी, तो वो एक कैरियर है, ओके। और ये पास कर देगी अपने सन के अंदर, तो मदर एज अ कैरियर हो गई यहाँ पे। और ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो क्या है, एक चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। देखो एक होता है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, और दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल वाले क्या है, क्रोमोसोम अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के और बाकी के जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर कोई भी टाइप का डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो वो होता है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, मतलब वो है ऑटोसोमल टाइप का, ओके। सेक्स लिंक्ड मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसके अंदर डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, तो वो हो जाएंगे सेक्स लिंक्ड वाले। और इसका एग्जांपल क्या है, हीमोफीलिया, राइट। अब देखो क्या है नेक्स्ट वाला, कंडीशन क्या है इसके लिए। देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन क्या है, एक्स 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 एक्स, ये है नॉर्मल कंडीशन। एक्स एच, एच मतलब हीमोफिलिक, वाई एक्स एक्स एच मतलब कैरियर। मैंने बताया था ना मदर क्या है, एज अ कैरियर का काम करती है, अपने सन के अंदर ट्रांसफर करेगी तो उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलेगी, एक्स एच और एक्स। मदर के अंदर डबल एक्स होता है, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे ये एच है मतलब हीमोफीलिया है। यहाँ पे देखो क्या है, मतलब ये हीमोफीलिया आगे पास कर सकती है। अगर दोनों पे एच प्रेजेंट है फॉर श्योर ये हीमोफीलिक है। एक पे एच प्रेजेंट है, फीमेल के केस में एक पे एच प्रेजेंट है, मतलब वो कैरियर का काम कर रही है। अगर मेल के केस में एक्स पे प्रेजेंट है मतलब वो भी हीमोफीलिक है, ठीक है। अगर फीमेल के केस में दोनों एच एच है मतलब वो भी हीमोफीलिक है। और नॉर्मल कंडीशन मतलब जहां पे भी एच ना दिखे, जहां पे भी एच नहीं दिखता मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है, ओके। देखो क्या था, यहाँ पे बनाओ, ये क्रॉसिंग करवाओ, एक्स 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 एच, एक्स वाई एक्स वाई एच। देखो अब यहाँ पे ये कैसा है, मदर काम कर रही है एज अ कैरियर का, कैरियर। और अगर मेल्स के केस में होता है, अगर ये यहाँ पे देखो मेल्स के केस में एच यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये है हीमोफिलिक। एक मिनट रुको, देखो ये है हीमोफिलिक, ओके, ये है हीमोफिलिक वाले, और ये दोनों है नॉर्मल कंडीशन। पीछे देखो यहाँ पे क्या था, एक एक्स पे अगर प्रेजेंट है ऊपर तो ये कैरियर की तरह काम करेगा, और अगर मेल के केस में एक एक्स पे प्रेजेंट होती है तो ये एज अ हीमोफिलिक काम करेगा, मतलब ये आगे हीमोफीलिया को ट्रांसफर करवा देगा। थैलेसीमिया के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, थैलेसीमिया जो है
एक एनीमिया की कंडीशन है। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है इन अ सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है, और ये ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड टाइप की डिजीज है। मैंने बताया था ऑटोसोम क्या होता है और सेक्स लिंक्ड क्या होता है। ओके, तो ये ऑटोसोम वाली है, और ये क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। थैलेसीमिया जो है मेंडेलियन टाइप का डिसऑर्डर है। ओके, इसमें देखो क्या है, यहां से समझो AAT, जो T है मतलब थैलेसीमिया। ओके, यहाँ पे देखो, इसकी पेयरिंग करवाओ, वही वापस से क्रॉस बना के, ये देखो ATA ATA और ये है AA, मतलब ये वाले जो है ये थैलेसीमिया वाले हैं और ये वाले जो है नॉर्मल वाले हैं। ओके, जो T है मतलब ये थैलेसीमिया को शो कर रहा है, T जो है वो थैलेसीमिया को शो करता है, और ये दोनों के अंदर इक्वली देखा जाता है, बोथ मेल एंड फीमेल। जबकि हीमोफीलिया वाला क्या था, फीमेल्स के अंदर फीमेल कैरियर होती हैं और वो आगे अपने सन में पास कर देती हैं। इसके अंदर दोनों में देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल में। It is caused by the hemolytic anemia and is controlled by the 2 pair of allele। जो थैलेसीमिया होता है वो 2 पेयर एलील्स जो कंट्रोल करती हैं उसको, वो है HbA1 HbA2। ये 2 पेयर होती हैं एलील्स की जो कि कंट्रोल करती हैं। ओके, अब देखो क्या है, रिड्यूस्ड एब्सेंस और रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। ये देखो क्या है, अल्फा चेन 2 होती हैं, बीटा चेन। ये किसकी चेन है, ये है हीमोग्लोबिन की चेन। अगर एक चेन में भी गड़बड़ आ गई, देखो इसका अगर सिंथेसिस कम हो गया, इसका सिंथेसिस अगर कम हो गया तो क्या होगा, थैलेसीमिया अल्फा टाइप। अगर इसका सिंथेसिस कम हो गया तो थैलेसीमिया बीटा टाइप। ओके, समझ में आया, वो आपको 2 टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा में प्रॉब्लम है, कुछ भी रुकावट आ रही है तो अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा, अगर बीटा वाला है तो बीटा थैलेसीमिया। अब देखो, जो मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात कर रही थी और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की, वो इस क्वेश्चन से समझो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। कैसे डिफरेंट होता है, सबसे पहले तो यही चीज समझो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एब्सेंस, या तो एब्सेंस होगी या फिर एक्सेस में होंगे, या तो उनका एबनॉर्मल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम। देखो, आपको पता है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। ठीक है, अब अगर इस क्रोमोसोम के अंदर कोई भी गड़बड़ है, या तो क्रोमोसोम है नहीं, या तो क्रोमोसोम का पेयर गायब हो गया, या क्रोमोसोम का पेयर बढ़ गया। 23 पेयर्स होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अगर ये बढ़ गया, सपोज करो 24 पेयर हो गए, या फिर ये 22 पेयर हो गए, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर, मतलब कुछ भी गड़बड़ क्रोमोसोम के साथ हो रही है तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या है, आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। जब भी सिंगल जीन या फिर जीन की बात चले, अगर जीन के अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन हुआ है, कोई भी म्यूटेशन हुआ है। अब म्यूटेशन क्या होता है, आपको पता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। अगर डीएनए की सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आता है उसको म्यूटेशन बोला जाता है। ओके, जीन के अंदर, ये जीन है यहाँ पे, अगर म्यूटेशन होने की वजह से यहाँ से एक जीन डिलीट हो गई तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। अगर एक जीन आकर यहाँ पे ऐड हो गई तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। जो भी जीन ऐड होना, डिलीट होना या उसी के अंदर कोई चेंज हो जाना, मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ये मेंडेलियन टाइप में और क्रोमोसोमल टाइप में, अब ये इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया एंड थैलेसीमिया, ये आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में। ओके, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं वो 3 ही टाइप के हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। आपकी बुक में ये 3 ही टाइप के हैं। ठीक है, DKT रिप्रेजेंट द क्रो, DKT क्रो, इसका आप ऐसे याद रख लो, DKT क्रो। DKT क्रो मीन्स डाउन सिंड्रोम,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। क्रो मीन्स क्रोमोसोम, DKT क्रो, ओके। और जो बाकी के बच गए वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, राइट। अब देखो, अब लास्ट ये क्वेश्चन है, इसी के अंदर मैंने जितनी भी सारी टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट उन सब को एक्सप्लेन कर दिया है। डिफाइन द फॉलोइंग, जितनी भी ये टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करना है हमें वन बाय वन करके। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, दूसरा क्या है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, चौथा है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, और पांचवा है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ओके, चलो वन बाय वन कर लेते हैं। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी मीन्स गेन। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझो, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कितने नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है प्लॉइडी। द गेन और द लॉस ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपको पता है सेल का जब डिवीजन होता है, ये देखो सेल का डिवीजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होगा, सेग्रीगेशन इनका हो नहीं पाएगा। और अगर सेग्रीगेशन नहीं हो पाया तो उसकी वजह से गेन भी हो सकता है क्रोमोसोम का, लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। उसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी बोल देते हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी का, पॉली मीन्स मैनी, प्लॉइडी मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी तो तभी होगा जब इंक्रीज करवाओगे, है ना, तभी होगा। तो इट इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड डिप्लॉयड एक्स कंडीशन। आपको पता है कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं इसको, जबकि पॉलीप्लॉइडी के अंदर 3n 4n 5n कोई भी कंडीशन हो सकती है, मेनली प्लांट्स में देखा जाता है। तो पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, ओके। और ये किस वजह से हो जाता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज सेल डिवीजन। आपको पता है साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना, आपको पता है इस चीज का। और जब सेल डिवाइड नहीं कर पाता तो उसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। समझ में आया। एन्यूप्लॉइडी के केस में आएगा डाउन सिंड्रोम का एग्जांपल, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप देखो क्या है, डाउन सिंड्रोम ही समझ लो क्या है, दूसरा है अपने पास में डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, सबसे पहले ये समझो कि ये जो डिसऑर्डर है ये डिस्कवर किसने किया है, ये डिस्कवर किया है लैंगडोन डाउन। लैंगडोन डाउन ने ये डिस्कवर किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 नंबर के ऊपर इसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाती है। देखो क्या होता है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके आप चलो 22 तक, और उसके बाद में एक और ऐड कर दो इसमें, x और y। ये है 23 नंबर का क्रोमोसोम, जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम जिसको आप बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। 22 नंबर तक आप ऐसे ही चलते रहो। 22 से पहले आएगा 21, यहाँ पे भी ऐसे है। लेकिन डाउन सिंड्रोम की वजह से ट्राइसोमी एट 21, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा। एक मिनट रुको, यहाँ से समझो, यहाँ पे एक और ऐड हो गया, ये है ट्राइसोमी एट 21, ट्राइसोमी एट 21, मतलब एक कॉपी और ऐड हो गई 21 पे। तो जब भी अगर डाउन सिंड्रोम की बात क्वेश्चन आता है, जब भी डाउन सिंड्रोम की बात आती है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी एक और ऐड हो जाना, 3 क्रोमोसोम के देखे जाते हैं 21 पे, और यही होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर। डिस्कवर्ड किसने किया था, लैंगडोन डाउन ने, ठीक है। द पर्सन इज शॉर्ट एंड हैज अ स्मॉल एंड राउंड हेड, छोटा होगा और उसका राउंड और स्मॉल, मतलब जो सिर है वो राउंड होगा और वो भी छोटा होगा, ठीक है, सिर भी। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, वो डाउन सिंड्रोम वाले केस में नहीं देखने को मिलता, दोनों रिटार्ड होते हैं, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, ओके। फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, और कैसी होती है, ब्रॉड पाम होती है। यहाँ से समझो आप लोग, देखो ओपन माउथ है,
हाथ देखो, पाम पाम सीज पाम मतलब इसकी बहुत ब्रॉड होती हैं, ठीक है। ये इसका छोटा इसका हेड देखने को मिलता है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ भी इसकी देखने को नहीं मिल रही है। ओके, अब देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखो, ये अपने पास में 3rd नंबर वाला है। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। आप ये चीज समझो, जब भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम आता है तो आपके दिमाग में फटाफट से क्लिक करना चाहिए कि मेल के केस में XY कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे भी आया तो इसमें एक और X की कॉपी जुड़ जाएगी, मतलब डबल X और Y, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में मेल्स में, ठीक है। अब एक एक्स क्रोमोसोम और आ गया तो कहीं ना कहीं जो है मतलब फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो एक फीमेल में डेवलपमेंट चलता है वही डेवलपमेंट मेल में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक और एक्स क्रोमोसोम फालतू उसके अंदर आ गया है। Due to presence of an additional X chromosome, thus resulting in a chromosome count of 47. कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं और टोटल नंबर 46 होता है। जबकि यहाँ पे एक और आ गया तो यहाँ पे 47 हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 46। ओके, सच अ पर्सन हैज अ मैस्कुलिन फिजिक बट हैज अ फेमिनाइन डेवलपमेंट। कैसा होगा? फीमेल जैसा डेवलपमेंट होगा बॉडी का, लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाएगी। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल एंड दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। आपको पता है जो नॉर्मल टाइप वाले हैं आगे वही अपनी प्रोजेनिस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये स्टेराइल टाइप के होंगे, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है, फेमिनिज्म बोलेंगे इसको, फेमिनाइन बोलेंगे इसको, फेमिनिज्म नहीं फेमिनाइन बोलेंगे, ठीक है। और एक सिचुएशन आपको पता है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया क्या है? फीमेल के जो मतलब सेकेंडरी डेवलपमेंट चलते हैं जो भी फीमेल के अंदर, जैसे एक अडल्ट जो होता है मतलब टीनेज के बाद में जितने भी डेवलपमेंट चलते हैं सेकेंडरी सेक्स डेवलपमेंट आप उसको बोलते हो। जैसे आवाज का भारी हो जाना, बॉडी भी ग्रो करती है, बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं, फीमेल हार्मोन मेल हार्मोन, ये भी सब बनते हैं और आगे मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट में ये आगे बॉडी के अंदर फ्लो चलता है इनका। तो जितना भी ये सेकेंडरी स्टेज पे देखे जाते हैं, जितने भी चेंजेस देखे जाते हैं वो यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। आप देखो क्या है टर्नर सिंड्रोम। क्या है टर्नर सिंड्रोम? समझो क्या है। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। देखो फीमेल के अंदर ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे अगर एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से चला गया, एक्स चला गया 0, तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में XXY होगा, जबकि टर्नर सिंड्रोम में XO या फिर X0। ओके, ये वाली कंडीशन होगी टर्नर सिंड्रोम में। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? 45 विद XO, 45 विद XO, क्योंकि यहाँ पे एक एब्सेंट है। ओके, सच फीमेल्स आर स्टेराइल। मैंने बोला नॉर्मल वाले रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ये फॉर्म होगी ये स्टेराइल होगी। ओके, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मैंने बताया था जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट होना, हॉर्मोन्स का, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती टर्नर सिंड्रोम वाले केस में। ओके, समझ में आया आप लोगों को ये? अब इसका लास्ट समझो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस समझो यहाँ पे अच्छे से। It is a sex-linked recessive disorder due to either defect in red or green cone of the eye. आपको पता है आई के अंदर 3 कोन होते हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। इसमें 3 कोन होते हैं, ठीक है, आईज के अंदर। अब अगर ग्रीन और रेड कलर में डिफेक्ट आ जाता है, अगर ग्रीन कलर और रेड कलर में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से आप ग्रीन और रेड के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, डिफरेंस नहीं पता लगा पाते। चलो आपका भी चेक कर लिया जाए एक बार कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या। देखो ये है कलर ब्लाइंडनेस के लिए टेस्ट। एक मिनट रुको। अब जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगी वो ये ग्रीन और रेड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, तो भाई चेक कर लो अपना, ठीक है।
ग्रीन और रेड के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, वही है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, क्योंकि ग्रीन और रेड जो कोन है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। द डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो भी जीन्स होंगी उनके अंदर डिफेक्ट हो जाएगा म्यूटेशन की वजह से, और उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी। Okay, it occur in about 8% of the male and 0.4% of the female. फीमेल में 0.4% होता है, जबकि मेल के अंदर ये 8% होता है। Son of a woman who carries the gene have 50% chance of being color blind. क्या है? देखो यहाँ पे वुमेन है जो कि कैरी करती है क्या, कलर ब्लाइंडनेस की जीन को। ठीक है, ये आ गया इसका सन जो है उसके अंदर 50% चांस होंगे कि इसके अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस आ जाए। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो काफी लंबी हो गई पर कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से हर कंसेप्ट को समझो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, कल मिलते हैं, बाय।